हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम स्टार्ट किए हुए हैं हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर्स में हमने नागरिकता का चैप्टर खत्म किया है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा वो चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा है। वो ये चैप्टर ना सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स हम सबको, पूरे भारतीयों को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है और इन फंडामेंटल राइट्स की बदौलत ही हम इस देश में या कहीं और भी सरवाइव करते हैं। क्या है ये फंडामेंटल राइट्स, इनको हमको समझना है वन बाय वन और हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे फंडामेंटल राइट्स को। वैसे हम आर्टिकल वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एमपीएसआई भी अब मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनाने लगा है, क्योंकि अपन देख चुके हैं सिलेबस बदल चुका है, तो हम बहुत डीप में एक एक पॉइंट को समझते हुए इसको डिस्कस करेंगे। इसलिए थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स नाम का चैप्टर जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार, और इनके जो आर्टिकल हैं ये शुरू होते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। और इन आर्टिकल्स में हमको कई तरह के अधिकार दिए हुए हैं संविधान ने। सब अधिकारों को मिलाकर हम इस देश में रहते हैं। अब हमको देखना है कि ये फंडामेंटल राइट्स शुरू करने से पहले सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये कि इन्हें फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्यों इतने मौलिक हैं, ये क्यों इतने जरूरी हैं। तो देखिए, इनकी जो प्रकृति होती है, जो नेचर है, वो नेगेटिव माना जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। क्वेश्चन कईयों बार बने हैं। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं। किससे? स्टेट से। अब स्टेट से हमारी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या स्टेट हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहा है? वैसे तो करेगा नहीं, क्योंकि हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है, यानी कि हमेशा हमारे वेलफेयर के लिए बात करेगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कोई ऐसा कानून बना दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो या गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने पर उतर आए। तो उस समय पर हमें जो रक्षा दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, वो दी जाती है मौलिक अधिकारों के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये फंडामेंटल हैं, इतने ज्यादा मौलिक हैं कि हमें हर एक चीज से रक्षा करते हैं, स्टेट की मनमानी से बचाते हैं। साथ में हम हमारे अधिकारों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि इससे दूसरे सामने वाले व्यक्ति के अधिकार हार्म ना हो। यानी कि हमें हमारे अधिकार दिए गए हैं तो सबको दिए गए हैं। हम हमारे अधिकारों का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकते कि इससे दूसरे के अधिकार छिन जाएं। अब हमको देखना है इसमें कि फंडामेंटल राइट्स कैसे वर्णित हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इनमें कुछ फंडामेंटल राइट की पृष्ठभूमि बनाने के लिए भी आर्टिकल है। बाकी जो रियल राइट्स हैं वो हैं 6 तरह के अधिकार हैं जिनके अंदर कई तरह से हमको सुरक्षा दी गई है। तो वो 6 तरह के मेनली पहले कौन से हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है राइट्स रिलेटेड टू इक्वालिटी, यानी कि समानता से संबंधित अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए हुए हैं जिनसे भारत का प्रत्येक व्यक्ति इक्वालिटी फील करता है, समानता अनुभव करता है पूरे देश में। ये आर्टिकल्स हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं और किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, लिंग के बेसिस पर भेदभाव, रंग को लेकर भेदभाव, सबसे हमको बचाते हैं। इनके अंदर क्या है, किस तरह से बचाया गया है, वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हमको खाली ये समझना है कि आर्टिकल्स कौन से हैं। 6 तरह के हैं। पहले में समानता की बातें की गई हैं, इक्वालिटी की बातें की गई।
उसके बाद आता है हमारा राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। समानता के बाद अब हमको हमारा संविधान देता है स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक कुछ ऐसे प्रबंध करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि हम हमारी स्वतंत्रता, यानी कि हम कुछ भी करें, कितने हद तक हम स्वतंत्र हैं भारत देश के अंदर, क्या क्या हम कर सकते हैं, कितनी स्वतंत्रता से हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, हमारी बात रख सकते हैं, और क्या क्या करने की हमको स्वतंत्रता इसमें रहेगी, ये सब कुछ आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 के बीच में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको मिलता है तीसरा राइट, जिसका नाम है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, यानी कि अगर आपका शोषण होता है तो शोषण से बचाने के लिए भी हमारे पास फंडामेंटल राइट मौजूद है, जो कि आर्टिकल नंबर 23 से 24 यानी 2 आर्टिकल्स में समेटे हुए हैं। इन आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि किस तरह संविधान और उनके अंदर मौजूद मौलिक अधिकार हमें शोषण से बचाते हैं। अगर किसी भी तरह का शोषण हमें होता है, यानी कि जातिगत भेद पर या फिर किसी स्थान के भेद पर या फिर कम्युनिटी बेसिस पर, तो हर तरह से हमें प्रोटेक्शन दिया जाता है आर्टिकल नंबर 23 और 24 के द्वारा। उसके बाद फिर हम देखें तो आता है राइट्स रिलेटेड टू रिलीजियस फ्रीडम। चौथा अधिकार है धर्म को लेकर, यानी कि भारत सरकार हमें हमारे संविधान में मौजूद आर्टिकल नंबर 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता भी देती है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम हमारा धर्म चुनने का अधिकार, और धर्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, किन किन तरह से हम हमारे धर्म को फैला सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, इनसे लेकर सारी बातें हमें मिलती हैं आर्टिकल नंबर 25 से 28 में। उसके बाद अगला जो अधिकार है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि संविधान ना सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता देता है बल्कि हमारी संस्कृति, शिक्षा, इन सब के लेकर राइट्स भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हम देखते हैं कि पांचवा अधिकार हमारा है एजुकेशनल राइट्स और कल्चरल राइट्स को लेकर, यानी कि संस्कृति बचाएंगे। अगर हमारी कोई पुरानी संस्कृति है, गवर्नमेंट उसको नहीं छीन सकती है, एजुकेशन आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह से कुछ आर्टिकल्स 29 और 30 में हमको देखने को मिलते हैं। फिर आता है छठवां, जिसका नाम है राइट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है कि अगर संविधान में कुछ गड़बड़ होती है, फंडामेंटल राइट में कुछ गड़बड़ होती है, तो आपके साथ फिर क्या होगा। अगर आप फंडामेंटल राइट उपयोग नहीं कर पाए, किसी ने फंडामेंटल राइट छीन लिया, तो फिर क्या होगा। तो आर्टिकल नंबर 32 हमें हमारे फंडामेंटल राइट वापस करने की गारंटी देता है। किस तरह से देगा, कौन कौन से हमारे पास तरीके होते हैं जिससे हमारे फंडामेंटल राइट वापस ला सकते हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग हमको देखने को मिलती है आर्टिकल नंबर 32 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रिलेटेड राइट में। अब हमको जानना यह है कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक हमने आर्टिकल्स को देखा, लेकिन इससे पहले अपन ने देखा है कि फंडामेंटल राइट्स तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 है, यानी कि आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13, उसके बाद फिर अगर हम यहां पर देखें तो आर्टिकल नंबर 31 और 33, 34, इन आर्टिकल्स में क्या है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के इसके में हमने लिख लिया है, लेकिन इसके अलावा भी और आर्टिकल्स बच जाते हैं, तो इनमें कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। अब पहले हमको यह देखना है कि इनके अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स की पृष्ठभूमि है, यानी कि बनाया गया है कि फंडामेंटल राइट हमें देगा कौन, किस तरह से हम हमारे फंडामेंटल राइट का यूज करेंगे और किस तरह से पूरा भारत फंडामेंटल राइट को अनुभव कर पाएगा, उसके लिए दिए गए हैं बाकी आर्टिकल्स। जैसे कि आर्टिकल नंबर 12, 13 ये फंडामेंटल राइट्स ना होकर फंडामेंटल राइट का बेस है। उसी तरह से आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 ये भी फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीजें हैं। साथ में आर्टिकल नंबर 31 भी है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स इसमें से हट भी चुके हैं आज, जो कि हमको आज फंडामेंटल राइट में नहीं दिखाई देते, लेकिन हम इनको डिस्कस जरूर करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि क्या था, अब क्यों नहीं है, उससे साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 शुरू करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 12
इससे पहले कि हम हमारे 6 आर्टिकल्स में उतरें, पहले हम वो पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रही है आर्टिकल नंबर 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 12 सिंपल हमको एक परिभाषा दे देता है। आर्टिकल नंबर 12 किससे डील करता है? डेफिनेशन से। किस चीज की डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा यानी कि जब कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट में स्टेट शब्द का इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंडामेंटल राइट हमको आर्टिकल नंबर 12 से क्लियर हो जाता है। यानी कि ऐसा ना समझ लें आप कि स्टेट का मतलब है राज्य सरकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर स्टेट का हिंदी अर्थ राज्य ही है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग राज्य सरकार से नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 के हिसाब से कही जाती है कि स्टेट का मतलब होगा यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि केंद्रीय विधायिका, साथ में यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी केंद्रीय कार्यपालिका, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधायिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य कार्यपालिका, उसके अलावा जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, उसके अलावा म्युनिसिपैलिटी, उसके अलावा पंचायत, पंचायतों के अलावा सारे गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस, हर एक चीज जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, उन सबको कंबाइन रूप से कहा जाएगा स्टेट। तो यहां पर ध्यान रखना कि जब कभी भी आगे कईयों बार वर्ड स्टेट आएगा तो उसका मतलब सिर्फ स्टेट का मतलब या तो देश या फिर राज्य मत समझ लेना, उसका मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन है। यानी कि आर्टिकल नंबर 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है और वो कहता है कि स्टेट का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय गवर्नमेंट यानी कि रीजनल, हम देखते हैं जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, उसके अलावा सरकार के सारे स्रोत, सारे विभिन्न अंग सब मिलकर कहे जाते हैं राज्य। और इसी के बेसिस पर फिर आगे हम देखते हैं कि बाकी आर्टिकल्स बनते हैं। तो पहला आर्टिकल क्लियर है। अब इसके बाद अगर अपन देखें कि आपको पता चल चुका है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो अब हम आते हैं अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद 13। बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद फिर डीप में इसके अंदर उतरेंगे। इससे जुड़े हुए कई कॉन्सेप्ट भी हैं, उनको भी समझना है। लेकिन पहली चीज ये कि अभी हमने आर्टिकल 12 में देखा कि स्टेट मतलब क्या होता है। स्टेट मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता, स्टेट का मतलब सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि अगर कोई कानून यानी अगर कोई लॉ बनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, यानी स्टेट कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो। ध्यान से समझना कि अगर भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर क्षेत्रीय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सब मिलकर ही स्टेट है। यानी कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो जाता है, हार्म हो रहा है, और आपको लग रहा है कि इस कानून से हमारा फंडामेंटल राइट छिन रहा है, तो आर्टिकल नंबर 13 ये पावर देता है कि वो लॉ खुद से ही खत्म माना जाएगा। यानी कि उस कानून को हम वॉइड कर देंगे। वॉइड का मतलब होता है कि इसको खारिज माना जाएगा। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर समझें आर्टिकल 13 को, तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या कोई भी सरकार का कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट छीन जाएं। यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट को ये लोग नहीं छीन सकते ऐसे कोई भी कानून बनाकर। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फंडामेंटल राइट को ही छीना जा सकता है? 13 आर्टिकल कह रहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिससे कि फंडामेंटल राइट छीने जाए। तो क्या फंडामेंटल राइट छीनने के लिए ही कानून बना सकते हैं? उसको लेकर एक पूरी की पूरी बहस है, जिसमें समय समय पर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा कईयों बार ऐसी कोशिश की गई कि फंडामेंटल राइट को बदलने की पावर या फंडामेंटल राइट को खत्म करने की पावर संसद के पास आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हमें इस चीज को प्रोटेक्ट किया और फंडामेंटल राइट को खत्म करने की पावर पार्लियामेंट से छीनते गए। इसको लेकर कई केसेस हुए, जिसका सबसे बड़ा केस देखने को मिलता है केशवानंद भारती केस।
जिस केस को हम आने वाली क्लास में डीप में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था एक्चुअली। इस बार के प्रीलिम्स में भी हम देखे हैं कि केशवानंद भारती से क्वेश्चन आए हैं और हर बार आते हैं। फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर जगह, हर एक जगह पर प्रीलिम्स में सब जगह उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमको क्या समझना है, आर्टिकल नंबर 13 कह रहा है कि भारत सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट छिन जाए। इतना समझ गए। अगर कोई कानून बनता है ऐसा जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट पर जरा भी आंच आ रही है तो वो कानून नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, यानी कि उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन समझें कि फंडामेंटल राइट में एक राइट मौजूद हुआ करता था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, यानी कि हमारी संपत्ति हम अपने पास रख सकते हैं, इस चीज का हमारे पास अधिकार है, कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन भारत सरकार को लैंड रिफॉर्म करने थे। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है भूमि सुधार, जिसके चलते उन्होंने हदबंदी की योजना चालू करी। हदबंदी मतलब हर एक व्यक्ति की हद डिसाइड कर दी कि इतने से ज्यादा एकड़ जमीन वो अपने पास नहीं रख सकता। तो ऐसे में हुआ ये कि जिनके पास बहुत ज्यादा एकड़ जमीन है उनकी जमीनें अब छीनने वाली थी। लेकिन जमीनें छीनने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा और भारत सरकार ने कानून बना दिया। जैसे ही कानून बनाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस होना शुरू हुए कि यह कानून हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ऐसे ही कई और कानून भरे पड़े हुए हैं जो भारत सरकार ने समय समय पर बनाए। हो सकता है कि वो बनाते वक्त वेलफेयर स्टेट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं कि इससे कुछ फायदा हो जाएगा। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करने के पीछे का मकसद गवर्नमेंट का यह था कि जितने भी बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास कई एकड़ में जमीन है उनकी हदबंदी कर दी जाए, जिससे कि उनकी लिमिट हो जाए, उससे ऊपर अगर उनके पास जमीन है तो वो छीन ली जाए और गरीब किसानों को बांट दी जाए। ये उनका अप्रोच था, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है, वो सब अलग चीजें हैं। मैटर सिर्फ इतना है कि भारत सरकार ने कानून बनाया, फंडामेंटल राइट हार्म हो रहे थे, केस हुआ और फंडामेंटल राइट को बचा लिया गया। यही पावर आर्टिकल 13 देता है। आर्टिकल नंबर 13 बहुत बड़ा आर्टिकल है। अभी हमने इसको एक लाइन में खत्म किया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह फंडामेंटल राइट छीने जाने की कोशिश में आर्टिकल 13 आपको बचाएगा। लॉ मतलब क्या होता है, किस तरह के लॉ से प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे आर्टिकल नंबर 13 पूरी तरह से नल एंड वॉइड करता है, किस हद तक करता है। अगर कोई कानून ऐसा है जिससे कि हमारा भला होने वाला है लेकिन साथ में फंडामेंटल राइट भी छिन रहा है तो उस टाइम पर क्या किया जाएगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आर्टिकल नंबर 13 में छुपे हुए हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए बी बेसिक पर। थैंक यू।